औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका इल्मन ला यनफ़उ रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज के खुतबे के लिए जो टॉपिक चूज़ किया गया है वो है ख़ानदान एक रब्बानी निज़ाम, फैमिली अ डिवाइन इंस्टीट्यूशन। क्या मानी है डिवाइन इंस्टीट्यूशन या रब्बानी निज़ाम के? मानी ये है कि ख़ानदान का जो अदारा है, फैमिली इंस्टीट्यूशन जो है या ख़ानदानी निज़ाम जो है, वो अल्लाह ताला की तरफ से नौ इंसानी को जो है दिया गया है। और इस बात को समझने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि हम फैमिली के बारे में जो तसव्वुरात मगरिब से और दुनिया से आ रहे हैं और जिस तरह का तागूती निज़ाम इंसानों पर मुसल्लत है, उसने इस इंस्टीट्यूशन की जड़ों को हिलाकर रख दिया है और ये पूरा ख़ानदानी निज़ाम इंतहाई प्रेशर के अंदर है। और ये बात कि ख़ानदानी निज़ाम दबाव में है, इसके लिए कोई स्टडी की ज़रूरत नहीं है, कोई रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। हम अपने आसपास नज़र उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ख़ानदान ऐसे दिखते हैं जिनके घरों में क्या चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, फैमिली टेंशन्स चल रहे हैं, जिसको हम या तो डिस्फंक्शनल फैमिली कह सकते हैं या प्रॉब्लमेटिक फैमिली कह सकते हैं। न सिर्फ खानदान, जिसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोर खानदान जिसमें मियाँ बीवी और बच्चे हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप है, और एक खानदान जो एक्सटेंडेड फैमिली है जिसमें रिश्तेदार और दूसरे लोग हैं। और ये ऑब्जर्वेशन है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। और ये स्ट्रेस में या प्रेशर में खानदान क्यों है और किस तरह का प्रेशर खानदान के ऊपर डाला जा रहा है, उसको हम पहले समझने की कोशिश करेंगे। खानदान के अंदर जो फसाद बरपा है या जो झगड़े चल रहे हैं या खानदान में जो तबाही हम देख रहे हैं खानदानी निज़ाम में, उसका एक बड़ा रीज़न इनफरादियत पसंदी है। मतलब ये कि आज इंसान को ये बताया जा रहा है कि उसकी ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ उसकी अपनी खुशी और उसकी अपनी ज़ात है। हालांकि ये चीज़ फोकस करने की वजह से उसको ज़िंदगी में कभी खुशी हासिल होने नहीं वाली। तो फैमिली यूनिट जो एक कलेक्टिव ह्यूमन अदारा है जिसमें सारे लोग मिलकर एक यूनिट को चलाते हैं, एक दूसरे की खुशी का, एक दूसरे की ज़रूरत का, एक दूसरे की मदद का एक अदारा है, एक निज़ाम है। उसके बिलमुकाबिल हर इंसान खुद अपनी ज़ात के बारे में क्या कर रहा होता है, सोच रहा होता है। दूसरा अहम वजह जिसकी वजह से ख़ानदान डिस्टर्ब है वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। ऐसा माशी निज़ाम इंसानों पर मुसल्लत कर दिया गया है जो इंसान को 24 घंटों में से अक्सर वक्त अपने काम में बिजी रखवाता है। आप याद कीजिए, बहुत पहले की बात नहीं, हमारे कुछ साल पिछले भी चल कर देखिए, 20 साल 30 साल, क्या इंसान इतना काम करता था? उसको क्या 12 घंटे काम करने की जरूरत थी? क्या उसको 14 घंटे काम करने की जरूरत थी? लेकिन फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर इतना डाला गया है और जो पैसे कमाने के जराए हैं उनको इतना टाइट किया गया है कि अगर आप 12 घंटे से कम काम करते हैं तो आप अपनी फैमिली की जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। नतीजा क्या है इसका? कि जो लोग खानदान की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं वो फाइनेंशियल बर्डन से पीछे हट रहे हैं, या जो फैमिली के अंदर अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, तो जहाँ पे फाइनेंशियल जिम्मेदारियों को अदा कर पा रहे हैं लेकिन वक्त की कमी की वजह से दूसरी जो बच्चों की जरूरत है या फैमिली की टाइम की जरूरत है उसको मुकम्मल नहीं कर पा रहे। तीसरी बड़ी वजह जो है आज़ादी का तस्वुर है कि भाई हर इंसान, लड़का हो या लड़की, जो नई नस्ल है उनके अंदर आज़ादी का एक ऐसा गलत तस्वुर भर दिया गया है कि उनके नज़दीक माँ बाप की नाफरमानी अपनी आज़ादी को एग्जर्ट करना है। जे जितने अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं या बात नहीं सुन रहे, इसका मतलब वो क्या आज़ाद है, और माँ बाप के कहे हुए हर हुक्म को वो किस तरीके से दे रहे हैं कि ये हमारे लिए एक अकूबत खाना है, कैद खाना है। उसी के साथ साथ एक दूसरी जो बड़ा मसला पैदा हुआ है वो ये कि फैमिली के अंदर क्वालिटी ऑफ लिविंग की जगह पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंसेप्ट लाया गया है। कि मतलब खानदान वो अच्छा है जिसका घर बड़ा है, जिसकी गाड़ी बड़ी है, ना कि ये कि किसी खानदान के अच्छे होने का ये तस्वुर हो कि भाई, जैसे हम पहले कुछ साल पहले सुनते थे कि भाई फला खानदान बहुत अच्छा है
क्योंकि उनके अंदर घर में कभी झगड़े नहीं होते। अब हमारे माशरे में क्या तस्वुर है, वो घर बहुत अच्छा है क्योंकि उनका घर क्या है, बड़ा है और उनके पास दुनिया के जो साजो सामान मौजूद है। तो क्वालिटी ऑफ लिविंग, घर में जो अफराद जिस क्वालिटी के रहेंगे उससे क्वालिटी आती। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का तस्वुर जो है हमारे माशरे में आम हुआ। फिर लास्ट में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और हम अपने बचपन में भी देखते थे कि एक खानदानी लेगेसी होती थी, एक खानदानी ट्रेडिशन होता था जो बुजुर्गों से अपने बच्चों में क्या होता था, ट्रांसफर होता था। बड़े बुजुर्ग अपने बच्चों को लेके बैठते थे, वो अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे, वो अपने ट्रेडिशन को बयान करते थे। ये सारा सिस्टम जो है क्या हो गया, लॉस हो गया। मतलब ये कि फाइनेंशियली भी कंस्ट्रेंट में है, लेगेसी वाइज भी है, और ये सारे प्रेशर खानदान पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि किस वजह से हो रहा है ना? तो ये हदीस में जो आया है कि शैतान का जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है वो क्या है, खानदान है। उसको मालूम है कि अगर मैं खानदान को डिस्टर्ब कर देता हूँ तो वो उसका जो है आखिरत जो है बर्बाद है। और कुरान इसके बिलमुकाबिल क्या हुक्म देता है हमको, कुरान बिल्कुल वाज़ेह हुक्म देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, कि एज अ यूनिट, खानदान एज अ सिस्टम, पूरी फैमिली को अपने आखिरत की आग से बचना है और जन्नत में पहुंचना है। अब ये पूरी फैमिली ही डिस्पर्स हो गई, तो जो हदीस में आता है कि शैतान के लिए आसान है उस बेर को खा जाना जो जमात से अलग हो गया। तो पहली जमात जो इंसान ज्वाइन करता है वो उसका खानदान है। और दूसरी हदीस में आता है कि शैतान को उस वक्त सबसे ज्यादा खुशी होती है जब मियाँ बीवी में क्या डालता है, टुकड़े कर देता है, उनको जो है जुदा कर देता है। तो ये पूरा जो तागूती निज़ाम है उसका एक अहम टारगेट जो है खानदान है। ये बात समझने के बाद इस बात की ज़रूरत और अहमियत होती है कि हम अपने ईमानी तनाजुर में, अपनी सोच के अंदर खानदान की ज़रूरत और अहमियत को नई नस्ल में ट्रांसफ़र करें। नहीं तो मामला क्या है, मामला ये है कि नई नस्ल के सामने खानदान के नुकसानात बहुत ज़्यादा उसको नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फ़ायदे। और अगर आप देखोगे तो बहुत सारे खानदान में लड़के या लड़कियां हैं जो कहते हैं कि शादी करके क्या फ़ायदा, इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा के क्या फ़ायदा, इससे तो हम अकेले ही क्या है, भले हैं। तो जब तक कि हम अपने ईमानी तनाजुर के अंदर खानदान की अहमियत को, इसके निज़ाम को हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, हम जो है दोबारा जो है अल्लाह ताला की जो है बंदगी की तरफ दाखिल नहीं हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि खानदान क्यों रब्बानी निज़ाम है और कुरान की क्या आयत इस पे दलालत करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, वहुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरन फ़जअल लहू नसबन व सिहरा व कान रब्बुका क़दीरा। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया, फिर उसे नस्ब वाला बनाया, ससुराली रिश्तेदार, बिलाशुबा आपका परवरदिगार कादिर है। मतलब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहली बार हमने तुमको पानी से बनाया, लेकिन बाद में इस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के जरिए तुम्हारी नस्ब भी बनाई और तुम्हारे ससुराली रिश्तेदार भी तुमको दिए। मतलब ये फैमिली का जो सिस्टम है, आप इमेजिन कीजिए अल्लाह ताला आगे क्या फरमाते हैं, वकान रब्बुका कदीर, अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये भी होता है कि इंसान बीच से उगते जमीन से, क्या मुमकिन नहीं है इंसानों के लिए? उसके बावजूद जैसे दरख्त उगते वैसे इंसान उगते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि हमने ये सिस्टम आपको दिया है, और ये क्यों दिया है इसके पर्पस पे हमको जो गौर करने की जरूरत है। और जब हम इस पे गौर करते तो बहुत बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, खाली इंसान अपनी फितरी जिंदगी को देखे कि वो जब बच्चा पैदा होता है तो अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकता है ना। जब फिर कुछ उम्र उसकी ऐसी आती जवानी में जब वो हट्टा कट्टा हो जाता है, फिर एक बुरा हो जाता है, फिर उसको जो है दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है। मतलब एक इंडिविजुअल सतह पर ना इंसान पैदा होने के साथ वायबल है, ये दुनिया में सस्टेन कर सकता है, ना एंड बुरे होने के वक्त भी खुद को जो है सस्टेन कर सकता है। तो ये एक फितरी सिस्टम है, इसके बगैर इंसानों के लिए कोई चारा नहीं है, और इससे जुड़े रहने में ही इंसान की भलाई। ये तो मैंने आपको फिजिकल डायमेंशन बोला। दूसरा डायमेंशन ये है कि अगर एक बच्चे को ले ले तो वो बच्चे की जहां जरूरत ये है कि उसको खाना मिले, वो उसकी उतनी ही अहम जरूरत है कि उसको मोहब्बत भी मिले और उसको सिक्योरिटी भी मिले, उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी रहे। वो कमज़ोर है दुनिया में, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी मिले। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें, उसको खाना, उसको मोहब्बत और उसको तहफ़्फ़ुज़ का एहसास, ये ख़ानदान के फ़ितरी निज़ाम में मिलता है। और अगर ये सिस्टम तबाह हो गया तो नतीजा क्या है? नतीजा सिर्फ़ इंडिविजुअल सतह पे नहीं है, दोनों सतह पे। इंडिविजुअली भी जो शख्स एक डिस्टर्ब फैमिली में बड़ा हो रहा है या डिस्फंक्शनल फैमिली में बड़ा हो रहा है,
तो उसके साइकोलॉजिकल जो है उसके ऊपर क्या होते हैं, असरात होते हैं। अक्सर जो बच्चों ऐसे खानदान में होते हैं उनको कहीं ना कहीं उनको साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। बहुत सारे बच्चे ड्रग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे डिस्टर्ब खानदान के बच्चे जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि उनको लव और सिक्योरिटी जो है उस तरीके से नहीं मिल रही। तो जहां पर एक शख्स की जिंदगी का लॉस होता है, खानदान की तबाही के नतीजे में माशरे में बहुत सारी क्या होती, बुराई पैदा होती। मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का प्रॉब्लम है, एक दूसरे के ऊपर नजर का प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इस इंस्टीट्यूशन की हिफाजत करें, क्योंकि ये फितरी निजाम है। ऑप्शन नहीं है आपके पास। जो भी, जिससे पहले भी मुसलसल हम खुतबे में बात रखते हैं कि 3 इश्यूज ऐसे हैं जो इसके ऊपर बहैसियत मुसलमान हमारी बहुत गहरी नजर होनी चाहिए, जिसके ऊपर तागूत का पूरा जोर है। तो अगर हम हजबुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, हम अल्लाह की जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा फोर्स उन 3 अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटलिज्म का सिस्टम खानदान को तबाह करने के ऊपर बहुत जोर लगा रहा है, तो हमारा काम है कि हम खानदान के निज़ाम को क्या करें, पूरी मजबूती से क्या करें, बचाएं। क्योंकि ये हमारी दुनिया का भी सवाल है और ये हमारी आखिरत का भी सवाल है। दूसरा पॉइंट जो हम बार बार कहते हैं कि हया और बेहयाई। आप देखिए पूरा मीडिया, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम, पूरा इंटरनेट इसी बात में लगा हुआ है कि किस तरह माशरे में ज्यादा से ज्यादा क्या पहले बेहयाई पर है। तो हमारा फोकस ये होना था कि हम हया के सिस्टम को कैसे जो है ला सकते हैं। और तीसरी चीज जो माशी है कि समाज के अंदर जो माशी अदल एब्सेंट, जिसको मैं अब तस्करा कर रहा था कि फैमिली के डिस्टर्ब होने का एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इंसानों को, मियाँ बीवी को, दोनों को कमाने के बावजूद भी अपनी जरूरियात जिंदगी को पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? आप में और हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई इनकी कुछ कमी है, इन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं की। ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक सिस्टम है। आपको मैं बताता चलूं, कंपनी के अंदर एक प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है कि कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू होगा उसके 9% से ज्यादा वो सैलरी में नहीं देंगे। आप बताइए क्यों ऐसा? 9% कहां से आया? आज अमेजोन के अंदर आप देखते हैं कि जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, और उसके इधर काम करने वाला जब डिलीवरी वाला बंदा हमारे पास आता है तो उसकी हाल देखिए आप। हालांकि हम खुद अपने इसमें एक सिस्टम देख चुके कि टाटा थे, जिनके इधर काम करने वाले लोग को माशरे में इज्जत की नजर से देखा। लेकिन ये निज़ाम ऐसा है कि जो चाहता है कि लोगों के ऊपर माशी तंगी को क्या कर दिया जाए, मुसल्लत कर दिया। और इसके असरात कहीं ना कहीं एक मुफक्किर ने बड़ी प्यारी बात कही कि कैपिटलिज्म का जो सिस्टम है, इस्तेमारियत जिसको हम कहते हैं, उसका बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि खानदान जो है फंक्शनल नहीं रहे। क्यों? बहुत आसान है उसको समझना। अगर एक बड़ा खानदान एक घर में एक यूनिट में रहता है तो एक फ्रिज यूज करेगा, एक गैस यूज करेगा, एक वॉशिंग मशीन यूज करेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये न्यूक्लियर फैमिली है तो फिर थोड़े और बिकेंगे। और फिर उसके बाद ये है कि न्यूक्लियर फैमिली से भी हमको उतना मुनाफा हासिल नहीं हुआ। अब ये करो कि हर इंसान जो है अकेले अकेले रहे। और आप बहुत दूर मत जाइए, हमारे शहर कल्याण के अंदर भी अगर मालूम करेंगे तो खड़कपाड़ा में बहुत सारे ऐसे मकानात है जहाँ पे अकेला इंसान रहता है, उसके साथ रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन सारी जरूरियत का सामान वो क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? हमको ये लगता है कि नहीं ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये आइडियाज को, ये सोच को, ये फिक्र को प्रमोट किया जाता है ताकि सामान को क्या किया जाए, बेचा जा सके। और मकसद सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल। आप इससे इससे समझिए ना कि भाई हम जो फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, या हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट यूज करते हैं, खुद जो फेसबुक का ओनर है उसने कहा कि मैं मेरे बच्चों को फेसबुक यूज करने नहीं देता। अगर आप आपके बच्चों को यूज नहीं करने दे रहे तो आप दुनिया में कैसे अलाउ कर रहे हो बिलो 18 के अंदर फेसबुक को यूज करने का? तो उनको आपकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, उनको सिर्फ अपने मुनाफे की परवाह है। और यही वो कैपिटलिज्म है जो ये चाहता है कि माशरे के अंदर जो है खानदान क्या हो, तबाह हो। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है जो काफी प्रेशर में है, और इसके ऊपर हमको क्या करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। सोचने की जरूरत का मतलब क्या होता है कि इंसानी जिंदगी के अंदर एक बहुत सिंपल सी चीज है, वो है अटेंशन। है ना? कौन सी चीज है जो दुनिया में पनपती है, जिसके ऊपर इंसान अपनी तवज्जो को मरकूज कर देता है ना? आज हम सोचते हैं कि इंस्टाग्राम फ्री है, फेसबुक फ्री है, इंटरनेट ज्यादातर के फ्री की कैटेगरी में आ गया है। कोई फ्री नहीं है, वो आपसे एक ही चीज ले रहा है, वो आपका क्या ले रहा है, अटेंशन ले रहा है। और ये अटेंशन से ही वो करोड़पति क्या हो गए, बन गए, उनकी जिंदगी सुधर गई।
अगर हमको जिंदगियों को सुधारना है तो हमारा अटेंशन, हमारी तवज्जो किसकी तरफ होनी चाहिए? हमारे फैमिली की तरफ होनी चाहिए। और ये सिंगल चीज, अगर आपका ध्यान इस अहमियत की वजह से कि खानदान आपकी दुनियावी जिंदगी और उखरवी जिंदगी के लिए कितना अहम है, ये बात अगर आपके जहन में बैठ गई और आपने उस पर तवज्जो देना शुरू की, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि मुझे क्या क्या चीजें करनी है, अपने वक्त को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, फैमिली को कैसे वक्त देना है, फैमिली के अगर कोई मसाइल है तो किसी एक्सपर्ट से कैसे कंसल्ट करना है, बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे क्या करना है। पहली चीज जो रिक्वायर करती है वो अटेंशन, और अटेंशन हम उसी चीज पे देते हैं जिसकी हमारे नजदीक क्या होती है? अहमियत होती है। और यही इस टॉपिक का मकसद है कि हम जो है इस खानदान को कोई मामूली चीज ना समझे। मैं आगे इस पे जो है जो बात रखना चाहता हूं वो ये कि दो पैरेलल सिस्टम्स है। एक खानदानी निजाम है, उसके बिल मुकाबिल एक स्टेट सिस्टम है, एक कॉरपोरेट सिस्टम है, और ये दोनों आपस में जो है compete करते हैं। और दोनों compete करने के नतीजे में हमारी जिंदगी पे उसके क्या असरात होते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस लेने किसी कॉरपोरेट में जाएंगे या किसी भी दूसरे अदारे से उस सर्विसेज को उठाएंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। और खानदान के अंदर वही चीज क्या होती है? आपको फ्रीली अवेलेबल है। मैं आपको कुछ चीजें मेंशन करते चलूंगा जिससे आपको ये जो पर्सपेक्टिव क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल है कि बच्चे का ध्यान रखना है, बच्चे का ख्याल रखना है। खानदान अगर फंक्शनल है तो आपको डे केयर की जरूरत नहीं है ना? घर के अफराद क्या कर रहे हैं? बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनको मोहब्बत भी दे रहे हैं, उनको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, और आपके जहन में भी टेंशन नहीं कि डे केयर में मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। लेकिन डे केयर में वही क्या कर रहे हैं सिस्टम, आप एक तरफ पैसा कमा रहे हो, दूसरी तरफ डे केयर में अपने पैसे को क्या कर रहे हो? खर्च कर रहे हो। दूसरा आप देखिए, आज हम में से हर कोई बोलता है कि ओल्ड एज होम जो है इंडिया के अंदर, मैं उस दिन एक फिगर पढ़ रहा था, 1.8 करोड़ लोग जो है डिस्टिट्यूट है। ऐसे बुजुर्गों की तादाद इंडिया हिंदुस्तान के अंदर जिन्हें घरों से निकाला गया वो 1 करोड़ 80 लाख है। इतने लोग किसी ओल्ड एज होम में किसी रास्ते पे जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर है। किस वजह से मजबूर है? और उनको उनकी मजबूरी के खत्म करने के लिए डोनेशंस भी लिए जा रहे हैं कि भाई हम ओल्ड एज होम में लोगों को रखेंगे। सवाल ये कि ये ओल्ड एज होम में लोग पहुंचे कैसे? इनको खानदान से निकाला क्यों गया? खानदान का यूनिट डिस्टर्ब क्यों हुआ? तो यहाँ पे ओल्ड एज केयर के नाम पर एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हो रही है जिसके जरिए क्या हो रहा है? सॉल्यूशंस दिए जा रहे हैं कि हम इतने जो है ओल्ड एज होम का ख्याल रखें। असल जो मुद्दा है वो ये है कि घरों से बाहर क्यों निकाला गया, खानदान डिस्टर्ब क्यों हुए, लोगों के पास इतना पैसा क्यों नहीं है कि वो अपने घरों को क्या कर सके, अपने बुजुर्गों का भी क्या कर सके, ध्यान रखे। क्यों ये मजबूरी है कि घर के दोनों अफराद को जो है कमाना पड़ सके। तो सेकंड चीज जो इसमें आती है, तीसरी चीज आप देखिए कि एक खानदान एक्सटेंडेड फैमिली, उसके अंदर कोई बीमार पड़ गया, भले ही लाखों का खर्चा हो, अगर एक 200 लोगों की एक एक्सटेंडेड फैमिली है तो कितना भी बड़ा खर्चा होगा तो हजार हजार रुपए देके उसको क्या 2 लाख रुपए उसको दे सकते। लेकिन चूंकि एक्सटेंडेड फैमिली का तस्वुर खत्म हो गया, अब ये कंपलसरी हो गया कि हर शख्स क्या करे, अपना मेडिकल इंश्योरेंस निकाले। और रिसेंट में आपने देखा भी हो, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने इसमें फतवा भी दिया कि लोगों को इंश्योरेंस निकालना चाहिए। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये पार्ट टाइम सोल्यूशन हो सकते हैं, ये हमारे मसाइल का ओरिजिनल हल नहीं है। क्योंकि हमारा जो हल है वो यही है कि हम खानदान को क्या करें? जोड़े। हम रिश्तेदारियों को क्या करें? बढ़ाएं। हमारे रिश्तेदारों को क्या करें? ख्याल रखें। और इसका मौका नहीं है कि सिला रहमी के ऊपर कितनी सारी अहादीस है, जो सबसे मशहूर अहादीस है कि जो सिला रहमी करेगा यानी अपने रिश्तेदारों के साथ रहम का मामला करेगा, उसके लिए बड़े दर्जा दे, उसकी उम्र बड़ी होगी, उसकी रोजी जो है बरकत पड़ेगी। और जो उसकी वईद है वो क्या कि जो रिश्तेदारों को काटेगा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रहम जो है मुझसे जुड़ा हुआ है, जो इसको काटेगा मतलब जो रिश्तेदारियों को काटेगा उसको मैं अपने जात से क्या करूंगा? काट दूंगा। तो यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, इकोसिस्टम है कि भाई एक तरफ मेडिकल इंश्योरेंस इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि आपका कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट सिस्टम है तो आपको किसी बीमारी के बारे में सोचने की जो है जरूरत नहीं है। पूरा हेल्थ केयर का भी जो सिस्टम है, स्कूलिंग का जो सिस्टम है, आज जो स्कूल चल रहे हैं 1-1 लाख रुपए फीस देकर हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, ये किस वजह से है? क्योंकि जो हमारा नेचुरल एक फितरी निजाम था तालीम का, तरबियत का, वो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, उसकी इंपॉर्टेंस को जो है समझा नहीं है। नतीजा क्या है कि समाज के अंदर ना बराबरी का तस्वुर है। जो आदमी अपने बच्चे को अच्छी स्कूल में भेज रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट ले रहा है, वो फाइनेंशियल पैसा कमाने के लिए परेशान है।
और जो आदमी नहीं कर पा रहा वो भी परेशान है। और इसका हल किसकी तरफ है? इसका हल इसी तरफ है कि हम इस खानदान के इंस्टीट्यूशन को, ये रिश्तेदारी को, जब मैं खानदान कह रहा हूं तो हमारा मसला है कि हमारे जहन में सिर्फ ये आ रहा है कि मैं और मेरी फैमिली। खानदान मैं और मेरी फैमिली सिर्फ नहीं है। जब हम खानदान कह रहे हैं तो इसमें सब चीज है, जिसको मैंने आपको कुरान की आयत पढ़ के सुनाया कि आपके नसब वाले, आपके ददियाल वाले और आपके ननियाल वाले, ये सारे मिलकर अगर हम इस यूनिट पे काम करते हैं तो यहाँ पर ये जो सिस्टम चला हुआ है कमर्शलाइज करने का, इन तमाम रिश्तों को काट करके कोशिश इस बात की है कि कमर्शियल अदारे से इंसान को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। और कमर्शियल अदारे से जुड़ने से क्या होगा? हर सर्विसेज के लिए आपको क्या, चाइल्ड केयर के लिए पे करना है, ओल्ड एज होम के लिए पे करना है। अभी आप देखिए पेंशन स्कीम है ना, हर आदमी को बताया जाता है अभी आप कितने साल कमाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, अभी आपको 25 साल और जिंदा रहना है 60 साल के बाद। तो अभी 25 साल कौन ये करेगा? तो आपको क्या करना चाहिए, ओल्ड एज की पॉलिसी लेनी चाहिए ताकि हर महीने आपको इतना पैसा मिलता रहे। किस वजह से? क्योंकि आपको आपकी आने वाली नस्ल के ऊपर ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये मेरा ख्याल रखेगी। अब आपको कितनी मेहनत करनी है? आपको अपनी वर्किंग लाइफ के अंदर ये 25 साल का कमाना है, 25 से 50 या 60, और उसके बाद और 25 साल का कमाना है। मतलब आपको क्या करनी है, डबल मेहनत करनी है। इसीलिए तो आप 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं। जो कॉर्पोरेट में वो भी उतना ही काम कर रहा है। क्यों कर रहा है काम? क्योंकि उसको ये इनसिक्योरिटी बेची जा रही है। और ये इनसिक्योरिटी कैसे बेची जाती है? जब आपका खानदानी निजाम, आपका कनेक्शन, आपका एक दूसरे से ताल्लुक, आपका एक दूसरे से कुर्बानी देने का जज्बा, एक दूसरे के लिए कुछ करने का जज्बा जब आपके अंदर से खत्म हो गया, आप अपने अकेले बच गए, तो वो अकेला इंसान है जिस पर सारे प्रोडक्ट लाके सेल किए जा रहे हैं। ओल्ड एज होम की पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं उम्मत इससे बची हुई है ना। लेकिन अभी आपको मैं बताता चलूं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जमाने में टेक्नोलॉजी की रफ्तार और इल्म की रफ्तार इतनी तेज है कि अगर कोई इंसान को 65 साल तक पैसा कमाना है तो उसको अपनी जिंदगी में 3 प्रोफेशन चेंज करने पड़ेंगे। कितने? 3। पहले ये था कि एक प्रोफेशन पर नस्लें खाती थी। आज एक इंसान को अपनी जिंदगी में 3 बार अलग अलग चीजें सीखनी पड़ेगी। और इसके नतीजे में जैसे एक बंदा है आईटी में है, उसको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर आता है और आज उसकी सैलरी लाखों की है, लेकिन उसको भी ये फिक्र लाक है कि अगले 10 साल के बाद जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएंगी तो फिर मेरे कमाई का जरिया क्या बचेगा। और फिर उसको अगले 10 साल के लिए भी क्या करना है, फाइनेंशियली भी खुद को प्रिपेयर करना है और अपने आप को एजुकेशनली और इसके लिए भी खुद को क्या करना है, अपग्रेड करना है। सिर्फ किसके लिए? कि वो इस सिस्टम के अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। एक दिन एक बात चली कि पोस्ट मॉडर्न एरा जिसमें हम रहते हैं, इसमें एंजाइटी का लेवल बहुत बढ़ गया है और जो लोग अच्छा कमाते हैं वो ज्यादा एंशियस है, ज्यादा परेशान है, अपने फ्यूचर को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है। क्यों फिक्रमंद है? क्योंकि उनको मालूम है कि जमाने की रफ्तार कितनी तेज है और जो चीज हम कर रहे हैं उसको आगे सस्टेन रखना कितना मुश्किल है। तो वो लोग ये कोशिश करते कि एक तो आज कमाएं, फिर आगे का सोच के उसके लिए तालीम भी हासिल करें, और आगे अगर मैं नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं एडिशनल अमाउंट और पैसा भी क्या करूं, अलग अलग स्कीम में जमा करूं। और ये तमाम चीजें नतीजन क्या कर सकती है, उसको पूरा ड्रेन आउट कर रही है। इसके बिलमुकाबिल दीन का एक फितरी मॉडल क्या बताता है? फितरी मॉडल ये बताता है कि आप अपनी जिंदगी में मेहनत करें, आप जल्दी शादी करें और ये मुमकिन बनाए कि अगले 20 साल के अंदर आपका बच्चा खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और वो इस दुनिया के अंदर क्या करे, माल और रोज कमाए और वो आपको क्या करे, सपोर्ट करे। लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ कमजोर हुआ है, इस हद तक कमजोर हुआ है कि बाप को ये कॉन्फिडेंस नहीं कि बेटा मुझे क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये कहां से आया? तो हमको जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है सोचने की जरूरत है कि भाई हम जिन बातों को अपने लिए बेहतर समझते हैं वो कैसे हो सकते हैं। आखिर में जो बात करके मैं अपनी बात को जो है खत्म करना चाहूंगा कि पहली चीज जो मैंने आपसे कही कि ये खानदानी निज़ाम एक ऐसा रब्बानी और ऐसा फितरी निज़ाम है जिसको हम सही तरीके से बरतेंगे तो ये हमको क्या देगा, फायदा देगा। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो भी आपके दौर जदीद में जो जो चीजें डिस्कवर की गई है और जो जो टूल्स बताए जाते हैं, उसके बिलमुकाबिल ये निज़ाम आपको बहुत स्ट्रेस फ्री रख के आपको अच्छी जिंदगी देने की क्या रखता है, पोटेंशियल रखता है। पोटेंशियल में यूज करो। क्यों?
क्योंकि जब तक कि हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम इस पे अटेंशन नहीं देंगे, अफराद इस पे काम नहीं करेंगे, इस इंस्टीट्यूशन को सर्व करने के लिए इसको बचा। अब मैं आपको फिगर्स नहीं देना चाह रहा कि ये भी फिगर्स आए कि 2100 के आसपास जो है खानदानी निज़ाम कंप्लीटली क्या हो जाएगा, मैरिज भी खत्म हो जाएंगी और खानदानी जो इस तरह हम खानदान में रहते ये भी खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो गया तो नौ इंसानी का क्या है, बेड़ा गर्क है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल यूरोप है। हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि यूरोप के अंदर जो तबाही आई है, और अल्लामा इकबाल ने कब इस बात को कहा अपने शेर में कि तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप ही खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। मतलब फितरत से हटकर कोई अपने इंसानी निज़ाम, इंसानी फितरत, इंसानी तरीके से ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो ये होने वाला नहीं है। ये अपनी तकलीफ को क्या करते जाएगा, बढ़ाते जाएगा। और ये भी बात समझने की ज़रूरत है कि जब ये इंस्टीट्यूशन तबाह होता है तो सारी चीज़ें तबाह होती है। दुनिया भी तबाह हो जाती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है, इंसानों का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। और लास्ट इसमें हमने इस बात को कवर करने की कोशिश की कि इंसान को हकीकी खुशी जो हासिल होती है वो ताल्लुक से हासिल होती है। आप किसी दूसरे इंसान के साथ हकीकी ताल्लुक पैदा करें, आप उसके साथ मोहब्बत करें, और ये सब चीज़ का एक जो फितरी इंसान की जो ग्रोथ होती है वो खानदान के अंदर ही होती है। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा बच्चा जिसने प्यार को, अटेंशन को नहीं हासिल किया, वो बच्चा बड़ा होकर दुनिया में दूसरों को प्यार करने की सलाहियत से क्या हो जाता है, महरूम हो जाता है। अगर वो उसने अपनी ज़िंदगी में वो सारे वैल्यूज़ को नहीं देखा तो वो भी उन वैल्यूज़ को, उन इक़दार को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो कहने का मंशा और मकसद बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो फैमिली का अदारा है, ये जिसको मैंने आपको कहा कि एक रब्बानी निज़ाम है, ये हमारा एक अटेंशन चाहता है। और अटेंशन इस तरीके से कि आप खानदान क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना? एक हदीस आती है कि भाई आप सब ने फरमाया कि उस शख्स ने अपने ईमान, टूटद ईमान को महफूज कर लिया जिसने क्या किया, निकाह किया। निकाह स्टार्टिंग पॉइंट किसका है, खानदान का। उलमा इकराम कहते हैं कि ये वो शख्स नहीं जो सिर्फ निकाह कर ले, ये वो शख्स के बारे में है जो निकाह करने के बाद उसकी जिम्मेदारियों को अदा करता है तो उसने क्या कर दिया, अपने ईमान को महफूज कर। तो यहाँ पर हमको एज अ कम्युनिटी सोचने की ज़रूरत है। क्या सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम ये निज़ाम जो तागूती निज़ाम है, इसके आगे सरेंडर करेंगे कि हम अपने रब्बानी निज़ाम को दोबारा एक्सप्लोर करके जो है हम इसका जो एक नया मॉडल लोगों के सामने क्या पेश करेंगे। और कैसे पेश करेंगे कि हमारे पास इस ख़ानदान के अंदर तालीम का कैसा निज़ाम होगा, तरबियत का कैसा निज़ाम होगा, ओल्ड एज होम के केयर का कैसा सिस्टम होगा। ये नई रिवायतों को जन्म देने का वक्त है ना? एक ने बहुत अच्छा कहा कि बोले पहले शादी में हम लिफाफे देते थे, हम अभी हम क्या करें, किसी को हॉस्पिटल में देखने जाए तो उसको क्या दें, एनवेलप दे। एक रिवायत बन सकती है कि आप आयादत करें तो उसमें किसी को एनवेलप दे दें। तो अब नई रिवायतों को जन्म देने का, नए सिरे से सोचने का, और ज़माने के जो नए तकाजे हैं उसके अंदर इस इंस्टीट्यूशन को छोड़ने का मौका नहीं है। स्पेशली मैं नौजवान से कहूँगा कि आपको इस इंस्टीट्यूशन के सिवा कोई चारा नहीं है। इसको छोड़कर न इंसानियत की बका है, न किसी बंदे की बका है। तो हमको इसको रीडिस्कवर करने की ज़रूरत है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है, इसमें अपना अटेंशन देने। और मैं आपको बताते चलूँ, यूट्यूब के ऊपर बहुत बेहतरीन किस्म का कंटेंट खानदान के ताल्लुक से अवेलेबल है। थोड़ा वक्त लगाए, हम अपने दूसरे कामों में वक्त लगा दें, 2 घंटे 3 घंटे डेली वक्त दें, इस सिस्टम को समझें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से अमल करने की तौफीक दे। आमीन।